नमस्कार बच्चों, आज मैं वंदना अरोड़ा आपके सामने कक्षा 7वीं के पाठ 3 हिमालय की बेटियां की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनके लेखक नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक नागार्जुन जी हैं, जो हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि माने जाते थे। इनका जन्म 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तैरोनी जिला दरभंगा बिहार में हुआ। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से और मैथिली में यात्री के नाम से अपनी रचनाओं का वर्णन किया है, अपनी रचनाएं रची हैं। तो इनके जो पिता थे वो गोकुल मिश्र तरोनी गांव के किसान थे और वो पुरोहिती का काम करते थे। पुरोहिती के सिले में उनको आसपास के गांवों में जाना पड़ता था। इनके साथ साथ नागार्जुन जी भी जब उन्होंने अपने पिता को देखा कि वो हर गांव में जाते हैं पुरोहिती का काम करने, तो वह भी हर गांव में पुरोहिती का काम करने गए, जिसके कारण ये बचपन से ही यात्री हो गए। इनकी आरंभिक शिक्षा, आपको पता है आरंभिक शिक्षा पहले हमारी संस्कृत में ही हुआ करती थी, तो इनकी भी आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई, किंतु इन्होंने आगे स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्ययन करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म के ये शिक्षार्थी बने। इनका इनकी जो देहांत था 5 नवंबर 1998 में दरभंगा बिहार में ही हुआ। तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इनकी एक मुख्य रचना है हिमालय की बेटियां, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लेखक जो हैं नागार्जुन हैं, उन्होंने बहुत सी यात्राएं की हैं। उन्होंने नदियों को हमेशा मैदानी भागों में देखा है। जब वो मैदानी भागों में उन्होंने उन नदियों को देखा है और बाद में जब वो उनको हिमालय से निकलते हुए देखते हैं, तो वो उनका वह रूप देखकर बहुत अ, हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी इनका रूप होता है। नदियों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा और भावना है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। ये किसके दूर से देखा था? नदियों को। वह जब उन्होंने दूर से देखा था तो वो नदियां उनको कैसी लगती हैं? बड़ी गंभीर, चुपचाप रहने वाली, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती हैं। संभ्रांत यानी कि एक पढ़ी लिखी शांत स्वभाव की गंभीर जो महिला है, उसकी भांति वे जो है उनको लगती हैं। जो संजीदा जो होता है, धनी संपन्न जो स्त्री होती है, उसकी भांति उनको वो प्रतीत होती हैं नदियां, जब उन्होंने उनको मैदानी भागों में देखा है। उनके प्रति उनके दिल में बहुत आदर और श्रद्धा के भाव थे। वह नदियों को किस किस रूप में देखते हैं? माँ के, माता के, दादी के, मौसी के, मामी की गोद की तरह उनको उनकी धारा, उनको याद आता है कि उनकी धारा में उन्होंने डुबकियां लगाया करते थे जब वो छोटे थे लेखक। तो माँ को, क्योंकि नदियों के प्रति उनका बहुत प्रेम है, तो वो माँ, दादी, मामी जिस प्रकार उनकी गोद में खेला करते थे, उसी प्रकार नदियों की धारा में भी वे डुबकियां लगाया करते थे। परंतु इस बार जब वो हिमालय के कंधे पर चढ़े, अर्थात लेखक ने हिमालय की चढ़ाई की, तो नदियों का कुछ और ही रूप उनको देखने में मिला। वो कौन सा रूप था? वो हैरान थे कि ये नदियां दुबली पतली, गंगा जो मैदान में कितनी बड़ी विस्तृत थी महसूस होती है, कितना उसका तेज वेग है, और यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में आकर कितनी विशाल हो जाती हैं। और जब उन्होंने इनको पहाड़ों में देखा तो कैसी हैं? दुबली पतली हैं। उनका उछलना और कूदना, ये देखिए हिमालय पर्वत का चित्र है ये। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। लेखक बहुत हैरान है कि जब वो मैदानों में आती हैं तो इतनी गंभीर, इतनी शांत, इतनी चुपचाप, जैसे कोई एक बड़ी बुजुर्ग होती है जिसके ऊपर सारे घर की जिम्मेवारी होती है, उस तरीके की क्यों महसूस होती हैं। तो और जब यहाँ वो पर्वतों में देख रहे हैं तो उनका अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। उन पर्वतों में देखकर उन नदियों को क्या महसूस करता है लेखक, देखिए। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। वो कह रहे हैं जब मैं किसी अल्लड़ लड़की को देखता हूँ, चलो वो लड़की जब बड़ी होती है तो वो सीरियस हो जाती है, गंभीर हो जाती है, तो लेखक कह रहा है कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तब भी मुझे इतनी उत्सुकता नहीं होती, इतनी हैरानी नहीं होती, विस्मय मतलब हैरानी, जितनी कि इन बेटियों यानी कि नदियों को बेटियों की संज्ञा दी गई है, हिमालय को पिता की संज्ञा दी गई है। तो इन्हीं नदियों के बारे में कह रहे हैं कि जब वह इन नदियों की बाल लीलाओं को देखते हैं,
पर्वतों में, तो बहुत हैरान होते हैं। इतनी हैरानी उनको किसी आम लड़की को नहीं होती देखकर जब वो बड़ी हो जाती है। अब इन नदियों के इन अटल अटखेलियों को देखकर लेखक के मन में कई सारे विचार आ रहे हैं। क्या विचार आ रहे हैं, देख के जानते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, कौन सा वो लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। हिमालय को उनके पिता की दर्जा दिया है, और बहुत सारी नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं। अतः लेखक परेशान है कि ये नदियां हिमालय अपने पिता के घर को छोड़कर कहाँ भागी जा रही हैं। कौन सा ऐसा उद्देश्य है, कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, इनको चैन नहीं पाने दे रहा। बेचैन मतलब जो इनको चैन नहीं पाने दे रहा। अपने महान पिता का विराट, विराट मतलब होता है विशाल, क्योंकि हिमालय का हृदय बहुत विशाल है। वह अपनी एक एक बूंद की, एक एक जल अपनी बर्फ की एक एक बूंद को पिघलाकर इन नदियों में पानी भरता है। तो वही वो कह रहे हैं, और इनको हरा भरा करता है, इनको खुशनुमा रखता है, इनको प्रवाहित करते रहने देना चाहता है, इनको सूखने नहीं देता। तो लेखक हैरान है कि अपने पिता का इतना विशाल प्रेम पाकर, उसका इतना विशाल त्याग देखकर भी, अगर इनका हृदय, इन नदियों का हृदय अगर अतृप्त है, प्यास से भरा नहीं है, प्यासा है, तो कौन होगा जो इनकी प्यास को बुझा सकेगा। लेखक बहुत हैरान है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब पहाड़ों से जब ये निकलती हैं तो इनका लीला निकेतन यानी कि इनकी शरारतें करने का इनका घर कौन सा है जहाँ पे ये अपनी लीलाएं दिखाती हैं, वो है ये हरी भरी घाटियां, पहाड़ों के ऊपर के समतल मैदान, और जो हरी भरी वादियां होती हैं जहाँ पहाड़ों, दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है जिनमें हरा हरियाली ही हरियाली होती है, वादियां, वही वो लेखक कहता है इनका लीला निकेतन है, जहाँ ये अटखेलियां करती हुई आगे भागती जाती हैं। और जब ये खेलते खेलते, जिस प्रकार एक बच्चे अपने घर से खेलते खेलते दूर निकल जाते हैं, तो उनको अपने घर की याद नहीं आती, और जब शाम होती है तब वो अपने घर के लिए चिंतित होते हैं। तो खेलते खेलते जब ये जरा नदियां दूर निकल जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, देवदार के, चीड़ के, सरों के, चिनार के, सफेदा के, कैल के जंगलों में पहुंचकर ये सोचती हैं कि अब इनको बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, ये भी अपने घर को याद करती होंगी। क्योंकि जब ये पहाड़ हिमालय से निकलती हैं, तो इनके रास्ते में ये वादियां पड़ती हैं, और जंगलों में आपको पता है ये वाले पेड़ होते हैं। तो ये भी अपने पिता का घर याद जरूर करती होंगी, जिस प्रकार एक लड़की विवाहित होकर अपने घर चली जाती है तो उसको अपने घर की दोबारा बार बार याद आती है। तो कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अगर किसी पिता की बेटी कहीं चली जाए तो पिता कितना बेचैन हो जाएगा जब तक उसकी बेटी वापस ना आ जाए। तो जब ये अपनी पिता हिमालय का घर छोड़कर चली जाती हैं, तो हिमालय कितना पछताता होगा, सिर धुनता होगा, मतलब पछताता होगा कि मेरी बेटियां कहाँ चली गई हैं मेरा घर छोड़कर। मेरे प्यार में, मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो ये मेरा घर छोड़ गई हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछें तो उत्तर में विराट मौन के अलावा उनके पास कुछ और रखा ही नहीं है। परंतु अगर उस पिता से पूछा जाए कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारा घर क्यों छोड़कर चली गई हैं, तो उसके पास सिवाय चुपचाप रहने के, मौन रह जाने के, चुप रह जाने के और कोई भी उत्तर नहीं होगा। वह नहीं उस वक्त बता सकेगा अपने दुख को कि क्यों उसकी बेटियां उसका घर छोड़कर चली गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे महानद हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक कहता है जब भी वो हिमालय की बेटियों की बात याद करता है तो उसको ये सारी की सारी नदियां याद आ जाती हैं कि सभी ही तो हिमालय की बेटियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महानदों का रूप ले गया और प्रवाहित होती रही। बहुत सारी नदियां आकर सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं, और ये दयालु हिमालय के बर्फ जब पिघलती है तो उसकी एक एक बूंद जब इकट्ठा होती है तब ये नदियां बड़ा रूप धारण करती हैं, और बहुत सारी नदियां इसमें आकर मिलती हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र में, इसलिए इन्हें महानद की संज्ञा दी गई है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अब लेखक कितना अच्छा सोचता है, वो कहता है कि पर्वतों का राजा हिमालय, जो अपने आप को पर्वतराज कहलाता है, उसकी कितनी सौभाग्यशाली होगा, वो समुद्र को कितना सौभाग्यशाली बता रहा है कि समुद्र जो है वो कितना सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि नदियां, बहुत जितनी भी नदियां हैं वो सारी जाकर समुद्र में समाहित होती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो समुद्र को हिमालय पर्वत के दामाद की दर्जा दिया गया है और नदियां उसकी बेटियां ही हैं। तो वो कह रहे हैं जो समुद्र है वो कितना खुशकिस्मत होगा जिसको इनकी बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला है। जिन्होंने मैदानों में नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में यह बात
शायद ही आए कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक ऐसे खेला करती हैं। जिन लोगों ने नदियों को सिर्फ मैदानी भागों में देखा है, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हिमालय की ये बेटियां उसकी गोद में कितनी अटखेलियां करती हैं, कितनी शरारतें करती हैं। जिस प्रकार एक बच्चे जो है अपने माँ बाप की गोद में रंग धड़ंग खेलता है और निश्चिंत होता है कि उसको दुनिया वाले सताएंगे नहीं, दुनिया वालों की उसको नजर नहीं लगेगी, उसी प्रकार ही ये नदियां भी अपने पिता के आंगन में खेलती हैं। पहाड़ी आदमियों के लिए चाहे नदियों का रूप भले ही आकर्षक ना हो, क्योंकि वो तो उनको रोज पहाड़ों से निकलते हुए देखता है, परंतु हम जैसे लोगों के लिए जो कभी कभी हिमालय पर्वत की चढ़ाई करते हैं, उनके लिए यह रूप बहुत आकर्षक है, लुभावना है, बहुत दिल को लुभाने वाला है। तो यहाँ पे हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में लेखक कहता है, मुझे जरा भी झिझक नहीं होती, शर्म नहीं आती। तो कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था। कालिदास एक बहुत बड़े उपन्यासकार रहे हैं, उन्होंने कई नाटक लिखे। उनके एक पात्र थे, उन्होंने अपने यक्ष से कहा था, यक्ष ने उनके मेघदूत से कहा था। मेघदूत वैसे तो मेघदूत का मतलब होता है मेघों का संदेश देने वाला। नदियों को संदेश कौन देता है? मेघ देते हैं। कैसे देते हैं? जब मेघ काले काले हो जाते हैं तो अपना जल नदियों में बरसा देते हैं। तो मेघदूत ने कहा था, कालिदास ने मेघदूत से कहा था कि बेतवा, बेतवा नदी, नदी का नाम है ये, बेत्रवती उसका उपन्यासकार की एक नायिका थी। तो उन्होंने कहा मेघदूत से कि बेत्रवती नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात बेतवा नदी को अपने काले काले बादलों का संदेश देना, अर्थात उसमें अपने प्रेम का जल बरसा देना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हारे इस जल को पाकर बहुत, प्रेयसी मतलब होता है प्रेमिका, नदियां कब प्रसन्न होंगी? जब वो पानी से भरी हुई होंगी। तो कालिदास जी मेघदूत से कहते हैं, जब तुम बेतवा नदी से मिलोगे, मेघदूत को कहते हैं, तब उसमें अपना जल, प्रेम भरा जल बरसा देना, वो तुम्हारा जल प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद हो आती है कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप, कवि सोचता है, लेखक सोचता है कि महाकवि कालिदास को भी नदियों का जीवित रूप पसंद होगा, सचेतन रूप पसंद होगा। वो नदियों को नदियों की भांति नहीं बल्कि सचेतन प्रेमिका की भांति देखते होंगे मेघदूत की। दरअसल कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों, समतल आंगनों में, मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखता होगा तो वो यही सोचता होगा कि ये नदियां अपना घर छोड़कर क्यों आई। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता की संज्ञा दी है, किंतु माता बनने से पहले अगर अगर हम इनकी बेटियों के रूप में देख लें, अगर इनका पिछला जीवन देख लें, तो हमें पता लगेगा कि नदियां कितनी चंचल और अटल थी। और थोड़ा आगे, अब नदियों को उन्होंने कई रूपों में देखा है, काका कालेकर ने और नागार्जुन ने भी। तो वो कह रहे हैं इनके कई रूप सामने आते हैं। नदियों को माँ के रूप में भी देखा है, माँ, मौसी, मामी, और वो कह रहे हैं प्रेमिका, और एक धागा ममता का और भी है, बहन का। वो नदियों को बहन की संज्ञा भी देना चाहते हैं, क्योंकि बहन भी किसी ना किसी रूप में अपने भाई का भलाई चाहती है और उसकी शुभ के लिए शुभ की कामना करती है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। तो ये बात तिब्बत की है। एक बार लेखक का मन उचट गया था, मन उदास हो गया था, तबीयत उसकी ढीली थी। तो लेखक ने क्या किया, सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए, पर जैसे ही सतलुज नदी के ठंडे ठंडे पानी ने उसके पैरों को छुआ, उसके प्रगतिशील बहते हुए जल ने, प्रगतिशील मतलब बहता हुआ, जल ने उसके पैरों को छुआ तो उसका मन ताजा हो गया। और जहां उसका मन उदास था, वहीं वो लेखक गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाया उसने? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। उसने सतलुज नदी को बहन का दर्जा दिया और कहा, हे सतलुज नदी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जो लीला है, तुम्हारी जो उपमा है, वो बहुत अनुपम है, बहुत हैरान कर देने वाली है। तुम्हारे ठंडे ठंडे जल का स्पर्श पाकर मैं मुदित हो गया हूँ, यानी कि मेरा मन खुश हो गया है, और मेरे अंदर से खुमारी यानी कि आलस्य जो है वो जा रहा है, चला गया है, मेरा आलस्य समाप्त हो गया है तुम्हारे ठंडे ठंडे जल के स्पर्श से। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, वो कहते हैं तुम हे सतलुज बहन, तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारे जाने से बहुत चिंतित है, परंतु वह चुपचाप खड़े हैं, अपने मन की व्यथा किसी को भी नहीं बता पा रहे। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। प्रकृति जो है उसको एक नटी बोला गया है, अभिनायिका बोला गया है, अभिनेत्री बोला गया है कि प्रकृति के पट पर जो भगवान ने पट दिया है, जो प्रकृति रूपी जो पर्दा है, उस पर हिमालय पर्वत जो है अपनी एक अद्भुत छाप छोड़े हुए है।
अंत में वह फिर सतलुज की जय जयकार कर रहे हैं। तो देखा आपने, नदियां हमारे लिए कितनी कल्याणकारी हैं बच्चों। वैसे भी नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं क्योंकि यह किसी न किसी रूप में हमें किसी न किसी रूप में हमारा कल्याण करती हैं। तो इनको लोक माता भी कहा गया और कितना सुंदर रूप दिया गया है। मैं आशा करती हूँ आप इस पाठ को जरूर समझ गए होंगे। धन्यवाद।